अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेड प्रिज्म। हम जनरल पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है मिसलेनियस टॉपिक्स। इसमें हम कवर करेंगे 5 टॉपिक, मेन टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे, जिनमें फर्स्ट आ जाता है अनीमिया, देन फीवर, थर्ड नंबर पे हाइपरटेंशन, फोर्थ नंबर पर डायरिया और लास्ट पे पेप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। ये पांचों टॉपिक जो हैं वो हम एज ए मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और इनके जो है सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं अनीमिया से। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अनीमिया से रिलेटेड है। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आरबीसीज हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, यानी कि उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है या आरबीसीज के जो नंबर हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एज ए रिडक्शन इन द हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड बिलो नॉर्मल फॉर द एज एंड सेक्स। ये डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही अनीमिया को बेसिकली जो है वो अच्छी तरह से डिफाइन करती है। इसको मेजर करने के जो हैं वो 3 मेथड होते हैं। हम हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन के ज़रिए भी अनीमिया को डायग्नोज कर सकते हैं, हेमाटोक्रिट जो कि वॉल्यूम परसेंटेज होता है आरबीसीज का, इसके ज़रिए, और आरबीसी काउंट के ज़रिए। इन 3 मेथड्स के ज़रिए जो है वो हम अनीमिया को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है WHO डायग्नोस्टिक कट ऑफ्स, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो कट ऑफ्स बताए हैं कि अनीमिया किस स्टेज पे होगा, मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी तो अनीमिया होगा। मैन में जो है, अडल्ट मैन में जो है वो लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो, फिर अगर इतनी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, एच बी है, तो वो क्या होगा कि इसको अनीमिया है। वुमेन में जो है वो 11 से लेस देन, और न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें 14 ग्राम पर डेसीलीटर से लेस देन अगर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है तो वो एनीमिक है। नेक्स्ट इसके आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स का जो है वो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जो साइंस होते हैं वो डॉक्टर हमें बताता है और जो पेशेंट बताता है वो सिम्टम्स होती हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट जो है वो उसको फटीग फील होगा, लिथार्जी, वीकनेस फील होगी, उसको जो है डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो फील होगा। वो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट डॉक्टर को बताएगा, और जब डॉक्टर डायग्नोज करेगा तो वो जो बताएगा वो ये होगा कि इसको हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, इसकी टंग जो है वो स्मूथ है B12 डेफिशिएंसी की वजह से, या इसको कोलियोनेकिया है, यानी कि इसके नेल जो हैं वो स्पून नेल्स हैं, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली जो होते हैं, या इसको पेलर स्किन है, इसकी जॉन्डस है, इसको जो कि मतलब हीमोलिटिक या गैलोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से होता है, लेग अल्सर्स हो गए या कोई भी बोन डिफॉर्मिटीज़ हो गई, तो ये सारे इसके जो साइंस हैं वो फिर डॉक्टर बताएगा। ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स हो जाते हैं। नॉर्मली जो है वो ये देखिए, आपके नॉर्मल जो हमारे पास एक सेल होगा आरबीसी जो होगा, उसमें आरबीसीज़ की, डब्ल्यूबीसीज़ की, प्लेटलेट्स की, ये सब की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल ब्लड सेल काउंट्स होंगे सारे। लेकिन एनीमिक पेशेंट में क्या होगा, उसमें रेड ब्लड सेल्स की जो है वो कंसंट्रेशन कम होगी। इस डायग्राम में देखें, इसमें आरबीसीज जो हैं वो इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं रेड ब्लड सेल्स, और इसमें जो है वो इतने कम नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं एक एनीमिक पेशेंट में, या अनीमिया जो है उसके पीछे कॉज क्या है। कोई भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है न्यूट्रिएंट्स की, लाइक आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, और विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है वो एनीमिया हो सकता है। कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उसकी वजह से, कोई कैंसर वगैरह है उसकी वजह से, पैरासिटिक इन्फेक्शंस की वजह से, HIV की वजह से, या फिर मेनोरेजिया की वजह से, यानी कि हाई मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो है वो हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है एनीमिया की। यहाँ पे 3 बेसिकली डिस्कस की गई हैं इसकी जो हैं वो पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? ब्लड लॉस। कोई यानी कि ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई है, या ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो ब्लड लॉस हो गया है, उसकी वजह से कोई एनीमिया हो रहा है, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या क्रॉनिक डिसऑर्डर है, GI की ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर्स वगैरह हैं, कैंसर है कोई, या मेनोरेजिया, जैसे कि मैंने अभी बताया एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया हो गया, ये ब्लड लॉस के केस में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, हीमोलिसिस हो रही है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी हो सकता है इसमें और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट भी हो सकता है।
इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स में क्या आ जाएगा कि कोई मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स हो रहे हैं, लाइक कोई हेरिडिटेरी स्फीरोसाइटोसिस हो गई है, सिकल सेल उनकी जो शेप है आरबीसीज की वो सिकल टाइप हो गई है, G6PD डिफिशिएंसी की वजह से जो है ये सारे इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो है वो एनीमिया हो सकता है। एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कोई भी मैकेनिकल लाइक प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व जो आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व जो है वो इम्प्लांट किया जाता है, या कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये सारी इसकी इन सब केसेस में हेमोलिसिस ज़्यादा हो जाएगा, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी और वो भी एनीमिया को लीड करती है। नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई कि आयरन बहुत कम है, आयरन नहीं मिल रहा बॉडी को, B12 नहीं मिल रहा, विटामिन B12, विटामिन B9, फोलेट, फॉलिक एसिड ये नहीं मिल रहे, तो आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो रही। बोन मैरो फेल्यूर है, ये लाइक एप्लास्टिक एनीमिया के केस में, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स केस में, और अदर्स में एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ आ जाता है और रीनल फेल्यूर आ जाता है। रीनल फेल्यूर में क्या है कि लो एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं है तो एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगी, किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ नहीं कर रही, एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रही, तो आरबीसीज लाइक उनकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, डिक्रीज प्रोडक्शन होगी तो ये भी एनीमिया कॉज करवाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये इसकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। तीन तरह के थ्री इसकी टाइप्स होती हैं, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक और मैक्रोसिटिक। इसमें जो है वो फर्स्ट आ जाता है माइक्रोसिटिक लाइक साइज़ में छोटे हैं और कलर भी उनका जो है वो इतना रेड नहीं है, लेस कलर लेस साइज़ है, यानी कि जो मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम है या मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन है वो भी जो है वो लेस है, यानी नॉर्मल से कम है। एमसीवी जो है वो लेस देन 80 फेम्टोलीटर है और एमसीएच जो है वो 27 पिकोग्राम है, यानी कि ये नॉर्मल से बहुत कम है और इसकी वजह से जो है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमियाज़ हो रहे हैं और इनमें जो है वो ये सारे अनीमियाज़ आ जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलेसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, लेड पॉइजनिंग और सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। सम केसेस में सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है और अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी सम केसेस में होता है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ माइक्रोसिटिक भी है और नॉर्मोसिटिक भी है, सेम एज ये आगे लिखा हुआ है। नॉर्मोसिटिक में क्या होता है, एमसीवी जो है वो नॉर्मल 80 to 95 फेम्टोलीटर है, एमसीएच जो है वो भी ग्रेटर दैन 27 पिकोग्राम है और इसमें जो है वो मेन अनीमियाज़ जो आ जाते हैं वो हीमोलिटिक अनीमियाज़ आ जाते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ अनीमिया आ जाता है, एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से जो अनीमिया हो रहा है वो इसमें आ जाता है, रीनल डिजीज़, किडनी का कोई मसला है उसकी वजह से, कोई डेफिशिएंसी मिक्स डेफिशिएंसीज़ वगैरह हो रही हैं उनकी वजह से, और जो है बोन मैरो फेल्यूर की वजह से भी जो है वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया हो सकता है। मैक्रोसिटिक अनीमिया यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो गया सेल का, तो उसमें क्या होगा कि एमसीवी जो है वो साइज़ जो उसका होगा वो क्या होगा 95 फेम्टोलीटर से भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर दैन 95 फेम्टोलीटर। मेगैलोब्लास्टिक और नॉन मेगैलोब्लास्टिक, इसमें ये दो टाइप्स आ जाती है। मेगैलोब्लास्टिक में मेनली जो है इसमें विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। नॉन मेगैलोब्लास्टिक में कोई लीवर डिजीज़ आ जाएगी, अल्कोहलिक जो है उसकी कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, वो कंज्यूम ज़्यादा की जा रही है, माइलोडिस्प्लेसिया हो गया, एप्लास्टिक अनीमिया की वजह से, ये सारी इनकी वजह से जो अनीमिया होगा वो नॉन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हीमोलिटिक अनीमियाज़। ये जो पीछे मैंने अनीमियाज़ बताए हैं ये आपको बस एक टेबल अच्छी तरह से पता होना चाहिए इस अनीमिया के केस में, क्योंकि एज ए मिसलेनियस टॉपिक हम इसको कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डिटेल में सारे अनीमियाज़ जो हैं वो हम लोग उसमें कवर करेंगे, हीमाटोलॉजी में कवर करेंगे। हीमोलिटिक अनीमियाज़ देखें, हीमोलिटिक अनीमियाज़ क्या होता है कि आरबीसीज जो है वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को हीमोलिसिस कहते हैं। तो लाइफ स्पेन भी इनका जो है नॉर्मली जो है 125 डेज़ होता है आरबीसीज का लाइफ स्पेन, हीमोलिटिक अनीमियाज़ में जो है वो लेस देन 120 डेज़ हो जाएगा। हॉलमार्क्स क्या होते हैं कि इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि प्रीमेच्योर जो आरबीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनडायरेक्ट बिलीरूबिन बहुत ज़्यादा है और हेप्टोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है जो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ उसकी भी कंसनट्रेशन जो है वो बहुत कम है, वो बहुत कम उसकी प्रोडक्शन हो रही है। क्लासिफिकेशन में देखें, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस आ जाता है और एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस आ जाता है। इंट्रावेस्कुलर लाइक इनसाइड जो है सर्कुलेशन में विद इन सर्कुलेशन डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसीज की, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये G6PD डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसकी एक मेन रीज़न हो सकते हैं और टॉक्सिन्स की वजह से भी जो है वो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो सकती है। इसमें फाइंडिंग्स क्या होंगी, हीमोग्लोबिनूरिया और हीमोसिड्रिनूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन मिल रही है, हीमोसिड्रिन मिल रही है, तो ये सारी इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस को जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं कि हीमोलिसिस इनसाइड हीमोलिसिस हो रही है। ये इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस जो है ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन भी है।
एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस ये फिजियोलॉजिक कंडीशन आ जाती है कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी वजह से स्प्लीन और लीवर में हो रही है इनकी डिस्ट्रक्शन। कोई एंटीबॉडी मीडिएटेड कोई कॉज हो जाती है, इसकी स्फीरोसाइटोसिस हो जाती है, सिकल सेल्स की वजह से, मेम्ब्रेन में जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनकी वजह से हीमोलिसिस हो सकती है। फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का जो है वो साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। नॉन हीमोग्लोबिनूरिया, इसमें जो है वो यूरिन में हीमोग्लोबिन नहीं मिलती। एग्जांपल्स में वही हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस आ जाता है, सिकल सेल अनीमिया आ जाता है, या ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमियाज आ जाते हैं, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड जो अनीमियाज होते हैं। नेक्स्ट बोन मैरो फेल्योर आ जाता है। बोन मैरो फेल्योर में ए प्लास्टिक अनीमिया आ जाता है। ए प्लास्टिक अनीमिया में बेसिकली ये होता है कि बॉडी जो है वो ब्लड सेल्स सफिशेंट नंबर में बना ही नहीं रही होती, वो फेल हो जाती है ये काम करने में। पैथोजेनेसिस वही के हाइपोसेलुलर बोन मैरो है। पैनसाइटोपिनिया हो गया। पैनसाइटोपिनिया मींस के सारे ही सेल्स जो हैं उनमें रिडक्शन आ गई है। जो रेड वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी बहुत कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, आरबीसीज भी कम है, सारे ही सेल्स का काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो गया। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, आइडियोपैथिक यानी कि अननोन कॉज भी हो सकती है इसकी, ड्रग्स हो सकती हैं, केमिकल्स हो सकती हैं, वायरसेस, रेडिएशन, ये सारी इसके कॉजेज़ हो सकती हैं। डायग्नोज करेंगे तो उसमें जो है वो बायोप्सी करनी पड़ती है, बोन मैरो बायोप्सी करनी पड़ती है इसमें, और जिसमें बोन मैरो बायोप्सी या फिर इसकी वजह से जो है बोन मैरो बायोप्सी की वजह से जो है वो फिर हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि बेसिकली बोन मैरो फेल्योर है या नहीं, यानी कि बोन मैरो जो है वो आरबीसीज बना रहा है या नहीं, इरिथ्रोपोइसिस करवा रहा है या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है अदर एनीमियाज। अदर एनीमियाज में माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स आ जाते हैं, यानी कि ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से जो सिंड्रोम्स हो रहे हैं, ये बेसिकली जो है ये कैंसर की टाइप होती है जिसमें जो बोन मैरो है इनफ हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा होता, यानी कि इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल सेल्स जो हैं उनकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि क्लोनल डिसऑर्डर होगा तो हीमाटोपोइसिस नहीं होगी, इनफेक्टिव होगी हीमाटोपोइसिस, और साइटोपिनियाज हो जाएगा, यानी कि सारे ही सेल्स की जो है वो रिडक्शन आ जाएगी। लाइक इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, ल्यूकोपिनिया हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फीचर्स, उसमें आ जाते हैं कि हाइपर सेलुलर मैरो हो गया, डिस्प्लास्टिक सेल्स हो जाएंगे, कोई भी जो है रिस्क हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जो है ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है वो उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कैंसर की एक टाइप है ना ये, इस वजह से। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, इसमें पैथोजेनेसिस ये आती है कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस की वजह से जो है वो आयरन का यूज़ इम्प्योर हो रहा है, और जो एरिथ्रोपोइटिन है उसका भी रिस्पॉन्स कोई अच्छा नहीं आ रहा, यानी कि नॉर्मोसिटिक और माइक्रोसिटिक में जो है ये, इस केस में अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ होता है, किसी क्रॉनिक इलनेस की वजह से जो अनीमिया हो रहा है वो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। नेक्स्ट ये आ जाती हैं रेड ब्लड सेल की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये एक टेबल है, इसमें जो है वो सारी रेड ब्लड सेल अबनॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं, और इस यहाँ पे शेप्स शो की गई हैं, और साथ जो हैं वो उसके कॉजेज़ शो किए गए हैं कि किस वजह से जो है वो जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप जो है वो चेंज हुई है, उसकी शेप में जो है वो डिफेक्ट आ रहा है। एक नॉर्मल आरबीसी दिखाया गया है, नॉर्मल आरबीसी के बाद जो है वो मैक्रोसिटिक जो है वो एक आरबीसी दिखाया गया है। अब मैक्रोसिटिक लाइक आरबीसी का ये देखें कि साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो इसमें क्या है कि कोई लीवर डिजीज़ की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से जो है वो मैक्रोसिटिक हो गया है, यानी कि इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टारगेट सेल्स दिखाए गए हैं। टारगेट सेल्स होते हैं कि इनमें ये मोस्टली जो है वो आयरन डेफिशिएंसी में दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है ये लीवर डिजीज़ की वजह से भी हो सकते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की वजह से हो सकते हैं, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी के बाद भी जो है वो स्प्लीनेक्टमी के बाद भी जो है वो टारगेट सेल्स देखने को मिलते हैं। स्टोमेटोसाइट आ जाता है, ये भी लीवर डिजीज़ में, अल्कोहलिज्म में नज़र आते हैं। पेंसिल सेल्स आ जाते हैं, ये जो है ये आयरन डेफिशिएंसी में नज़र आते हैं। आयरन डेफिशिएंसी में पेंसिल सेल और टारगेट सेल्स ये जो दोनों हैं ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिनोसाइट्स, ये भी लीवर डिजीज़ में नज़र आते हैं। एकेंथोसाइट भी लीवर डिजीज़ में नज़र आते हैं, ये जो है रीनल फेलियर के केस में भी नज़र आती हैं।
नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसफिरोसाइट। ये हेरिटेरी स्फीरोसाइटोसिस के केस में, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के केस में, सेप्टिसीमिया के केस में जो है ये नज़र आते हैं। आरबीसीज के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डीआईसी, माइक्रो एंजियोपैथी में, एचटीटीपी, बर्न्स, कार्डियक वॉल्व्स के केस में, इन सारे केसेस में जो है वो नज़र आते हैं। यानी कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होकर उसके जो हैं वो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, तो वो हमें इन केसेस में, इन डिजीज़ के केसेस में जो है वो नज़र आते हैं। डीआईसी में इनके डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी हो गई है, उसमें उस केस में जो है वो नज़र आ रहे हैं ये। उसके अलावा जो है वो जो है वो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम इसको कहते हैं। इस केस में जो है वो फ्रेगमेंट्स नज़र आते हैं। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा के केस में जो है फ्रेगमेंट्स नज़र आते हैं। उसके बाद आ जाता है एलिप्टोसाइट। एलिप्टोसाइट जो है वो हेरिटेरी एलिप्टोसाइटोसिस, जो मेम्ब्रेन का एक डिफेक्ट मेम्ब्रेन डिफेक्ट में जो हेरिटेरी एलिप्टोसाइटोसिस है एक, उस केस में एलिप्टोसाइट नज़र आते हैं। टीयर ड्रॉप पोइकिलोसाइट जो हैं ये माइलोफिब्रोसिस के केस में, एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस हो रही है उस केस में नज़र आते हैं। बास्केट सेल्स जो हैं वो ऑक्सीडेंट डैमेज के केस में नज़र आते हैं, यानी कि G6PD डेफिशिएंसी के केस में। सिकल सेल जो है वो सिकल सेल एनीमिया नज़र आते हैं, और माइक्रोसिटिक जो है वो ये बी आयरन डेफिशिएंसी में या हीमोग्लोबिनोपैथीज के केस में नज़र आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं आरबीसीज इंक्लूजन्स। आरबीसीज इंक्लूजन्स जो हैं बेसिकली स्टेनिंग करने के बाद जो हैं ये नज़र आते हैं कि आरबीसीज की इंक्लूजन्स बनी हुई हैं। जैसे कि नॉर्मोब्लास्ट यानी न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं, इनमें इनको हम कह सकते हैं कि कच्चा आरबीसी ही है अभी, यानी कि अभी आरबीसी जो है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ। ये कब नज़र आता है? ये सीवियर अनीमिया के केस में नज़र आता है, या कोई न्यू बॉर्न बेबी है उसके ब्लड में नज़र आएगा, या फिर बोन मैरो का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया तो उस केस में नॉर्मोब्लास्ट जो है ये नज़र आते हैं आरबीसीज। हाउल जोली बॉडी जो है ये भी, इसमें न्यूक्लियर रेमनेंट होते हैं, ये भी स्टेनिंग के बाद जो है वो नज़र आते हैं। एक यानी कि एक छोटा सा सर्कुलर सा डॉट सा बना होता है, साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, पर्पल कलर का, तो ये मैगलोब्लास्टिक एनीमिया के केस में नज़र आता है, हीमोलिटिक एनीमिया के केस में नज़र आता है। नेक्स्ट आ जाता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। इसमें छोटे छोटे जो है वो डीएनए रेमनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे डीनेचर आरएनए होते हैं, आरएनए रेमनेंट्स होते हैं। तो ये जो है ये स्टेनिंग के बाद ब्लू छोटे छोटे जो हैं वो नज़र आते हैं। थैलेसीमिया के केस में नज़र आते हैं, लेड पॉइजनिंग के केस में, या सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के केस में। इन 3 केसेस में जो बेसोफिलिक स्टिपलिंग नज़र आती है। सिड्रोटिक ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं, पेपनहैमर बॉडीज़ ये डायग्राम में शो की गई हैं। ये जो है ये इनमें आयरन होता है, और ये हीमोलिटिक एनीमिया केस में नज़र आती है, और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के केस में भी नज़र आती है। मलेरियल पैरासाइट्स जो हैं एक रिंग टाइप ये बना होता है, और ये जो है वो मलेरिया के केस में ही नज़र आता है। रेटिकुलोसाइट आरएनए में जो है वो ये सेम छोटे छोटे जो हैं वो आरएनए लाइक नज़र आ रहे होते हैं ये, और ये यानी कि हीमोलिसिस ब्लड में जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, या ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है बोन मैरो रिस्पॉन्स में, तो ये तब स्टेनिंग के बाद नज़र आते हैं। हेंस बॉडीज़ वही छोटी छोटे जो हैं वो एक्यूमुलेशंस छोटी छोटी नज़र आती हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के केस में नज़र आती हैं, G6PD डेफिशिएंसी के केस में भी नज़र आती हैं, या फिर कोई अनस्टेबल हीमोग्लोबिन की डिजीज़ है तो उस केस में भी जो है हेंस बॉडीज़ नज़र आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, यानी कि अनीमिया को कैसे डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले जो है वो फुल ब्लड काउंट टेस्ट करवाया जाता है, सीबीसी करवाया जाता है। उसके बाद पेरिफेरल स्मेयर यानी कि स्टेनिंग में देखा जाता है सारा कुछ के सेल में जो है वो क्या नज़र आ रहा है। रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइटोसिस इसमें देखी जाती है, रेटिक्स का काउंट नज़र आता है, जो है वो डायग्नोस किया जाता है। स्पेशलाइज टेस्ट आ जाते हैं। स्पेशलाइज टेस्ट जो हैं इसमें आयरन स्टडीज़, कोई फेरेटिन की वजह से, आयरन की वजह से टोटल जो है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इस केस में ट्रांसफर इन सैचुरेशन के केस में, इन सारे केसेस में जो है वो आयरन स्टडीज़ करवाई जाती हैं। ये सारे लैब के यानी कि टेस्ट होते हैं। विटामिन एसिस यानी कि विटामिन की डेफिशिएंसी के केस में ये करवाए जाते हैं। अगर हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं, हीमोग्लोबिन में कोई मसला आ रहा है, उसकी कोई डिजीज़ है, उस केस में हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई जाती है। डायरेक्ट एंटीग्लोबिन टेस्ट, कोम्स टेस्ट जो होता है ये ऑटोइम्यून जो हीमोलिटिक एनीमियाज हैं उन केस में जो है वो करवाया जाता है। बोन मैरो एस्पिरेशन या बायोप्सी जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया या बोन मैरो के किसी अनीमिया की वजह से जो है ये करवाया जाता है। बोन मैरो जो है ये सबसे एंड पे करवाया जाता है। अगर डायग्नोज जो है वो मुश्किल है, समझ नहीं आ रही कि किस वजह से अनीमिया हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन जो होती है वो बोन मैरो होती है। और इसको लास्ट पे इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो है वो एक तो मुश्किल प्रोसेस है, बहुत मुश्किल, और ऊपर से ये दर्दनाक भी है।
ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, और मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर